हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, यानी कि एसपीटी एक्ट 1949। इससे पहले हम लोग सीएनटी एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949। 1949 में इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसे एसपीटी एक्ट 1949 कहा गया है, ठीक है। तो संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? 1855 ईस्वी में संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ था। इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम क्या था? जंगल तरी ट्रैक था, ठीक है, जंगल तरी ट्रैक था। और अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दामिनी एक कोह, दामिनी एक कोह के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया जाता था। तौजी नंबर क्या है? तो जमींदार का जो क्रम संख्या होता था, यानी कि सीरियल नंबर जो होता था, उसे ही तौजी नंबर कहा गया है। सीरियल नंबर को तौजी नंबर कहा गया है, ठीक है। सीरियल नंबर को तौजी नंबर कहा जाता था, ठीक है। संथाल परगना में पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1872 ईस्वी में पहला रैयती कानून, ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम संथाल भाषा, संस्कृति, साहित्य एवं पारंपरिक विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रेवरेंड पीओ बोर्डिंग ने प्रकाश डाला। तो सबसे पहले किसने प्रकाश डाला था इन सब पर? यानी कि संथाल भाषा, संस्कृति, साहित्य एवं पारंपरिक जो विधान थे, इस पर इन सभी विषयों पर इन्होंने प्रकाश डाला था, ठीक है। रेवरेंड पीओ बोर्डिंग। ये सारे जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारा जो है आप अच्छे से देख के जाना, ठीक है। एसपीटी एक्ट के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में मैकपर्सन, एल्सन एवं गैंजर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो किसका किसका योगदान रहा है? तो मैकपर्सन, एल्सन एवं गैंजर का, ठीक है। आगे है संथालों की पारंपरिक विधानों पर ओ मेली ने अपने गजेटियर में पर्याप्त प्रकाश डाला है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल विद्रोह यानी कि हूल क्रांति की देन है। तो किसकी देन है? तो संथाल विद्रोह यानी कि हूल क्रांति की देन है। उसके वजह से जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ है? तो 1937 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है कमेटी का गठन, इंक्वायरी कमेटी का? तो 1937 ईस्वी में हुआ है। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया है। तो इसके आधार पर ही, जो ये इंक्वायरी कमेटी के आधार पर ही ये जो अधिनियम है एसपीटी अधिनियम, उसे 1949 का निर्माण किया गया है, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1949 में, इसलिए इसे 1949 कहा गया है, ठीक है। यह नियम संथाल परगना के भूस्वामियों, रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया है। तो ये नियम क्यों बनाया गया है? संथाल परगना जो काश्तकारी अधिनियम जो है क्यों बनाया गया है? तो संथाल परगना के जो भूस्वामी के रैयतों के हित में, उनका जो ज़मीन था उनके हित में, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह 13 अप्रैल 1949 से अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 13 अप्रैल 1949 में लागू हुआ है, ठीक है। यह अधिनियम सिर्फ झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में लागू हुआ है। तो पहले वाले जो हम लोग देखे थे सीएनटी में 4 प्रमंडल था, ठीक है। 4 प्रमंडल था, कौन कौन सा? तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू। लेकिन इसमें कौन एक ही परगना है, ठीक है। संथाल परगना में ही सिर्फ यही जो परगना प्रमंडल है, इसमें ही सिर्फ लागू किया गया है, ठीक है।
यह अधिनियम झारखंड के कुल 6 जिलों में लागू किया है। कितने जिलों में लागू किया गया है? तो 6 जिलों में लागू किया गया है। दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर में लागू किया गया है। और CNT एक्ट जो है कितने जिलों में लागू किया गया था? तो 18 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, और ये 6 जिलों में लागू किया गया है। तो ये नाम आप याद रखना, कौन कौन से जिलों में लागू किया गया है? तो दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर में लागू किया गया है। इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो कुल 9 अध्याय हैं। ठीक है, और उसमें कितने अध्याय थे? तो 19 अध्याय थे। ठीक है, उस अधिनियम में यानी कि CNT में 19 अध्याय थे और इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 15 नियम बनाए गए हैं। ठीक है, इस अधिनियम में भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का निर्माण नहीं है। इसके लिए पूर्व से ही संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872 एवं संथाल परगना लगान विनिमय 1876 बने हुए हैं। यानी कि ये जो 1949 का जो है संथाल परगना अधिनियम, उसके अंतर्गत ये भू अभिलेखों का निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये इसका पहले से बना हुआ है। कौन सा क्या बना हुआ है? तो संथाल परगना विनिमय बंदोबस्त विनिमय जो है 1872 और संथाल परगना लगान विनिमय 1876 बने हुए हैं। ये दोनों अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें शामिल नहीं किया गया है इसको। तो ये आप याद रखना। संथाल परगना लगान विनिमय 1876 के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है। तो कितने वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है? तो 15 वर्षों के लिए निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये कब बना है? 1876 में, और इसमें 15 वर्षों का लगान निर्धारण होता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 53 को छोड़कर सभी धाराओं को केंद्र सरकार द्वारा 1990 में 66वां संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। तो 66वां संविधान संशोधन में कि 9वीं अनुसूची में डाला गया है। ठीक है, धारा 53 में, धारा 53 को छोड़कर सभी धाराओं को केंद्र सरकार द्वारा 1990 का जो 66वां जो संविधान संशोधन किया गया उसकी 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। तो किसको छोड़ा गया है? तो ये जो छोड़ा गया है इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 53 धारा को छोड़कर डाला गया है। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। तो किसमें? ये 2016 में जो है जो भी चेंज किया गया है उस अधिनियम में, तो उसमें 1949 की धारा 13 में संशोधन, किसमें संशोधन किया गया है? 2016 में, तो धारा 13 में संशोधन किया गया है। ये आप याद रखना कि 1949 की जो धारा थी तो उसमें किस में संशोधन किया गया है? 2016 में, तो धारा 13 में संशोधन किया गया है। अधिनियम 1949 की धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि 1949 की जो धारा है 13, उसके अंतर्गत गैर कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, और उसके बाद क्या उसमें संशोधन किया गया? झारखंड सरकार द्वारा 2016 में इस धारा में संशोधन किया। पहले नहीं था, उसके बाद में उसमें डाला गया है। ठीक है, तो 2016 में जो संशोधन किया गया है तो उसमें क्या किया गया है? तो इस धारा के अंतर्गत अब मालिक को अपनी ज़मीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अगर कृषि योग्य भूमि है तो उसमें वो व्यवसाय भी कर सकता है, दुकान बना सकता है, घर बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपने हिसाब से वो निर्णय ले सकता है। ठीक है, इससे कोई रैयत अब अपनी कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो 2016 में संशोधन करके ये नियम लागू किया गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कृषि योग्य भूमि है तो उसमें कृषि कार्य ही किया जाना है, ऐसा किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। 2016 में से चेंज कर दिया गया। अगर कोई रैयत अपनी जोत को ऋण के रूप में हस्तांतरित करता है तो उसे ब्याज सहित मूलधन चुकता करने तक जोत पर अधिकार समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में रैयत को भुगत बंध रैयत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है?
अगर कोई रैयत जो है अपनी जोत को जैसे अपना जो उसका ज़मीन है उसको वो ऋण के रूप में किसी को देता है, ठीक है, ऋण के रूप में उसे देता है और ब्याज सहित मूलधन चुकता करने तक, जब तक वे उसे ब्याज के साथ उसका जो भी वो लिया है, कीमत लिया है, जो भी पैसा लिया है लोन पे जो वो दिया है, उसको एक तरह से लोन होता है कि लोन पे जो वो दिया है और उसका जो टैक्स उसको भरना होता है, तो वो सब जब तक वो चुकता नहीं कर देता है तब तक उस पर उसका अधिकार जो है मालिक जो है उस ज़मीन का उसका नहीं होता है, ठीक है। इस अवस्था में रैयत को क्या कहा जाता है, तो रैयत को भुगत बंध रैयत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब तक वो भुगतान नहीं करता है तब तक उस पर उसका ज़मीन पर उसका अधिकार नहीं होता है और उसे भुगत बंध रैयत के नाम से जाना जाता है। एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ग्राम प्रमुख को मुस्तजीर या मांझी के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी कि एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो मुस्तजीर या फिर मांझी के नाम से संबोधित किया जाता है। धारा 14 के तहत रैयत को भूमि से बेदखल करने का अधिकार सिर्फ उपायुक्त को है, ठीक है। धारा 14 में क्या है, तो उसके तहत रैयत को भूमि से बेदखल करने का अधिकार किसके पास है, तो सिर्फ उपायुक्त के पास है, ठीक है। तो धारा 16 के तहत रैयत को अपनी जोत में मत्स्य पालन का अधिकार होगा, यानी कि धारा 16 में ये बताया गया है कि मत्स्य पालन का अधिकार रैयत को अपनी जोत में होगा, ठीक है। तो किस में है, धारा 16 में, ये आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। धारा 17 के अंतर्गत रैयत अपनी भूमि पर कोई भी वृक्ष या बांस उगा सकता है और काट भी सकता है, ठीक है। रैयत जो है ये किस में दिया गया, तो धारा 17 में दिया गया है, ठीक है, कि रैयत जो है अपनी भूमि पर कोई भी वृक्ष या बांस उगा सकता है और काट सकता है, लेकिन केवल महुआ का जो वृक्ष है उसे वो उगा सकता है लेकिन काटने का अधिकार उसके पास नहीं है, ठीक है। उगाने का अधिकार है लेकिन काटने का अधिकार उसके पास नहीं। तो आगे देखते हैं। एसपीटी एक्ट में धारा 20 के तहत रैयत अपने जमीन का विक्रय, दान, बंधक, वसीयत या पट्टा को जारी नहीं कर सकता है। ये किस में दिया गया है, तो धारा 20 में दिया गया है कि रैयत जो है वो अपनी ज़मीन का ना तो विक्रय कर सकता है, दान नहीं कर सकता, बंधक, वसीयत या पट्टा ये सब जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये ऐसा कहा गया है धारा 20 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि कितने धारा में कहा गया है। धारा 20 के तहत किसी अनुमंडल में रहती भूमि का पट्टा उपायुक्त की पूर्व अनुमति से 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है। तो धारा 20 में क्या बताया गया है कि अनुमंडल में रहती भूमि का पट्टा उपायुक्त के पूर्व अनुमति से 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और एक धारा है धारा 23। तो धारा 23 के अंतर्गत अगर गैर आदिवासी को जोत का भुगत बंद अवधि समाप्त होने के बावजूद भी अगर वह कोई बंधकदार जमीन से अधिकार नहीं छोड़ता है, यानी कि कोई जो गैर आदिवासी है और वो बंधकदार जमीन से अपना अधिकार नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए क्या सज़ा है, तो उसके लिए सज़ा है 3 माह जेल या फिर 500 रुपये जुर्माना, ठीक है, 500 रुपये जुर्माना या दोनों भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो भी ऊपर बताया गया है उससे ही सारा क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संथाल परगना जिले का निर्माण कब किया गया है, तो ऑप्शन क्या है 1955, 1855, 1755, 1949। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है, 1855 में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है, संथाल परगना में पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया है, तो कब पारित किया गया है, 1872, 1855, 1849, 1972। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है, संथाल परगना अधिनियम किसकी देन माना जाता है, तो किसकी देन माना जाता है, हो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह या हूल क्रांति या पहाड़िया विद्रोह। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी सही ऑप्शन है, ठीक है, संथाल विद्रोह या हूल क्रांति। नेक्स्ट है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया, ऑप्शन क्या है 1949, 1872, 1908,
1937 ईस्वी। तो कब किया गया है? तो डी सही आंसर होगा। ठीक है, डी यानी कि 1937 में किया गया है। और 1908 में जो है CNT अधिनियम जो है 1908 में लाया गया है। ठीक है, लागू किया गया है। और 1949 में संथाल परिगणना यानी कि SPT एक्ट 1949 में लाया गया है। ठीक है, और 1872 में क्या किया गया है? तो संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1937, 1949, 1908, 1872। तो सही आंसर क्या होगा? बी सही आंसर होगा। 1949 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कितने जिलों में लागू किया गया है? तो कितने जिलों में लागू किया गया है? 5, 4, 6, 18। तो कितने जिलों में लागू किया गया है? सही आंसर क्या होगा? तो सही होगा सी का। ठीक है, 6 जिलों में लागू किया गया है। तो और 6 जिला कौन कौन सा है? 6 जिला में जो लागू किया गया है, 6 जिला कौन कौन सा है? तो जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर। ठीक है, ये 6 जिला में लागू किया गया है। और CNT एक्ट कितने जिलों में लागू किया गया है? तो 18 जिलों में लागू किया गया है। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना। आगे है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन क्या है? 72, 62, 58, 49। तो सही आंसर क्या होगा? ए हमारा सही आंसर होगा, यानी कि 72। ठीक है, और CNT में कितनी धाराएं हैं? तो 171। ठीक है, CNT में 171 धाराएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, SPT एक्ट 1949 में किसी खंड विशेष में संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? तो संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अगर ये सी वाला जो है ये नहीं दिया होता तो हमारा सही आंसर होता बी। ठीक है, राज्य सरकार। लेकिन सी अगर दिया गया है तो क्या होगा? सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार जो है राष्ट्रपति के पास भेजता है और उसके बाद ही उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होता है तो आप भी इसे सही करना। अगर ये नहीं होता है तो ये सही होगा, और नहीं तो सी का हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आगे है, 9 का, SPT एक्ट 1949 के अंतर्गत आने वाले वैसे ग्राम जिसमें ना कोई मूल रैयत हो एवं ना ही कोई ग्राम प्रमुख नियुक्त हुआ हो क्या कहलाता है? अगर ये दोनों ही नहीं है, ना मूल रैयत हो और ना ही कोई ग्राम प्रमुख नियुक्त हुआ हो, तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है खास ग्राम, गैर जमाबंदी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो क्या होगा? सही आंसर ए होगा। ठीक है, क्या कहलाता है? खास ग्राम कहलाता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, SPT एक्ट के तहत किस धारा के तहत रैयत को भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार प्राप्त हैं? आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, SPT एक्ट के किस धारा के तहत रैयत को भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार प्राप्त हैं? तो क्या है ऑप्शन? धारा 46, धारा 58, धारा 19, धारा 14। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।